हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है अच्छे से। सारे एग्जाम्पल्स, सारी एक्सरसाइजेस को अच्छे से डिस्कस करा था, कॉन्सेप्ट सारे के सारे डिस्कस किए। और उससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स डिस्कस किया था, सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइजेस उसकी सारी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आपका यहाँ पे टू वेरिएबल्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर को समझने के लिए कि इस चैप्टर को हमको क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या यूज है, उसके लिए ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसको हम रीड करते हैं और इसको पढ़ के आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस चैप्टर का आगे यूज क्या है, आप इसको कैसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो पहले एक वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, सो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सिचुएशंस लाइक द वन गिवन बिलो। ओके, सो अखिला वेंट टू अ फेयर इन अ विलेज। अखिला जो एक लड़की है वो एक फेयर में जाती है। ठीक है, तो शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। हुपला एक गेम है जिसको उन्होंने बताया हुआ है। तो जो ये लड़की है उसको दो चीजों का शौक था जब वो मेले में गई, एक तो जाइंट व्हील, एक ये वाली राइड को झूलने की, और हुपला वाला गेम खेलने की। ठीक है, तो द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। तो आपको क्वेश्चन में ये मतलब ऐसे बताया हुआ है कि उसने जितनी बार जाइंट व्हील की राइड ली वो डबल था और हुपला जो है उसका हाफ है। ठीक है, इसमें यहाँ पे बोला है कि जितनी बार उसने हुपला खेला वो आधा है जाइंट व्हील पे जितनी बार उसने राइड ली। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने राइड ली है 4 तो उसने जो वो गेम खेला है वो उसका आधा है यानी 2। अगर ये यहाँ पे 6 है तो ये यहाँ पे 3 है। तो ऐसे उसने बताया कि एक कंडीशन कि जितनी बार भी उसने हुपला खेला वो आधा है उस नंबर से जो उसने राइड ली जाइंट व्हील पे। ठीक है, सो इफ ईच राइड की कॉस्ट जो है 3 रुपीज है, यानी जाइंट व्हील की जो राइड की कॉस्ट 3 रुपीज दी हुई है और हुपला की कॉस्ट 4 रुपीज दी हुई है। सो आप कैसे बताओगे, हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड, कितनी उसने राइड्स ली, एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला, उसने हुपला कितनी बार खेला। प्रोवाइडेड, यानी ये जो प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, आपको एक कंडीशन दी हुई है, प्रोवाइडेड शी स्पेंड 20 रुपीज, यानी उसने उस पूरे फेयर में 20 रुपीज खर्च करे हैं, जिसमें से जाइंट व्हील जो राइड है उसकी कॉस्ट 3 रुपीज है और हुपला की कॉस्ट 4 रुपीज है, और उसने टोटल 20 रुपीज फेयर में खर्च करे हैं। तो आपको बताना है कि उसने कितनी राइड्स ली होगी और कितने हुपला खेले होंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस आपके कभी कभार कोई रियल लाइफ में भी आती है कि फॉर एग्जांपल जब आप वेजिटेबल्स लेने जाते हो तो आपको मम्मी ने दिए, मान लो, चलो हम यहाँ पे समझते हैं। ऐसा तो ये वाला एक एग्जाम्पल हो गया। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं कॉन्सेप्ट से, जिसको आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आपको मम्मी ने बोला कि जाओ बाहर से, है ना, मार्केट से 2 सब्जियां लेकर आ जाओ। ठीक है, आपको मम्मी ने घर से 100 रुपये लेकर भेजा। ठीक है, ये आपको मम्मी ने घर पे दे दिए 100 रुपये कि जाओ बाहर मार्केट में और 2 सब्जियां लेकर आ जाओ। 2 सब्जी कौन सी बोली, एक तो बोला टोमेटो, एक बोला पोटैटो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये 2 सब्जी मम्मी ने बोला लेकर आओ। ठीक है, तो मान लो टोमेटो की कॉस्ट जो थी यहाँ पर 20 रुपए थी, 20 रुपए पर केजी, और यहाँ पे पोटैटो की कॉस्ट थी 10 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब आपको मम्मी ने बोला कि जाओ जाके लेकर आओ और 100 रुपए के पूरी सब्जी लेके आना है, इसमें से पैसे बचने नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो अब आपसे पूछा कि आप कितने टोमेटो और कितने पोटैटो लेके आ सकते हो इन्हीं 100 रुपए में। अब आप चाहो तो जैसे लाइक सारे के सारे पैसों से टोमेटो ही लिया है, 5 केजी टोमेटो लिया है और यहाँ पर कुछ लाए नहीं, पोटैटो लाए नहीं। लेकिन हो सकता है आप 10 केजी पोटैटो ही लिया है, 5 केजी टोमेटो लाए ही नहीं, कुछ भी नहीं लाए, मतलब टोमेटो लाए नहीं। तो यहाँ पे कंडीशंस दे देते हैं आपको कि आप क्या क्या, या तो आप दोनों ही लिया है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 4 केजी टोमेटो लिया है और बचे कितने, फिर 24 जा 80, आपके 80 रुपीज खर्च हो चुके हैं, अब 20 रुपीज बचे, यहाँ पे आपने 2 केजी पोटैटो लिया है। तो ऐसे आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर प्रोवाइडेड। ठीक है, आपके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो यही काम होता है हमारा इस चैप्टर का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। आप समझ जाना, मैं यहाँ लिख नहीं रही इतना बड़ा नाम, ठीक है। तो आपका यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कंडीशन दी हुई है, कोई अमाउंट दिया हुआ है, और उस अमाउंट को दो पार्ट्स में अगर आपको डिवाइड करना है तो वो दोनों पार्ट्स को हमने एक एक्स वेरिएबल और एक वाई वेरिएबल के टर्म्स में हम लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टमाटो पोटैटो हो गया, दो वेरिएबल्स में, दो कंडीशन में जब आपको डिवाइड करना हो, जो आपका बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है वहां पे एक हुपला हो गया और एक राइड हो गई, ठीक है। तो आपको उसमें डिवाइड करके मतलब इसमें बताना होगा कि कैसे आप इसको अलग अलग कॉम्बिनेशंस में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ था, आपको अगर समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा इस कॉन्सेप्ट में, जैसे आपको कैसे इसको अपनी रियल लाइफ में इसको यूज करना है। अभी तो फिलहाल हमने इसको समझा है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कैसे कैसे आप इसको अप्रोच करते हो, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो हम आगे समझेंगे, आगे काफी सारे मेथड्स हैं इसमें, उसकी हेल्प से आप ये चीजें सॉल्व कर सकते हो। अभी तो यहाँ पे मैंने एक ही कंडीशन बताई हुई है कि 100 रुपए दिए हुए हैं और आपको ये 20 रुपीज केजी किसकी कॉस्ट है और पोटैटो की 10 रुपीज केजी पर की कॉस्ट है। तो आप इसमें से कितने कितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर अगर दूसरा कंस्ट्रेंट डाल दूं, कंस्ट्रेंट क्या इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिमिट, कि आपकी इस लिमिट यानी इस दायरे में रहकर ही आपको ये क्वेश्चन के उस वैल्यूज को निकालना होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर अगर आपको दूसरा कंस्ट्रेंट दे दूं कि आपको 3 kg तो टमाटो लाने ही हैं, या मैं अगर ऐसे नहीं, मैं ऐसे कह दूं कि आपके जो टमाटो होंगे ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन होने चाहिए पोटैटो से इन क्वांटिटी, यानी आप जो भी लाओगे टोमेटो हमेशा पोटैटो से ज्यादा ही होने चाहिए, ठीक है। अब आप इस केस में ये वाला जो केस है 5 kg और 0 kg वाला ये आप ले सकते हो, ठीक है, ये आपका चल जाएगा। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, वीडियो में, ठीक है, ठीक है। अब आप इस कंडीशन में ये 5 kg और 0 kg वाला तो ले लोगे, दूसरे में क्या करोगे, या तो 4 kg, और अगर 4 आपने इसमें खर्च कर दिया तो 80 रुपीज, यानी यहाँ पर फिर कितने बचेंगे 2 kg ला सकते हो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे किया 5 4 3 kg कर देते हो अगर आप, तो यहाँ पे 20 और 1 kg का हिसाब क्या है 20 रुपीज, और 23 60 बचे आपके पास 40 रुपीज, तो आप यहाँ से 4 kg लिया है। देखो तो ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि आपको बोला गया टमाटो आपको ज्यादा ही लाने हैं पोटैटो से इन क्वांटिटी, तो आपकी ये कंडीशन नहीं चलेगी और इसके बाद जो भी बनाओगे तो वो कंडीशंस नहीं चलेंगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे दे दूं कि बोथ आर मैंडेटरी टू कम, मतलब आपको दोनों लाने ही लाने हैं, कोई एक को आप खत्म नहीं कर सकते, ये नहीं है कि आप कोई एक सब्जी लाए ही नहीं, तो उस केस में आपकी ये वाली कंडीशन भी खत्म। सिर्फ आपका ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ना, सिर्फ इस क्वेश्चन का, इस जो हमारा कॉन्सेप्ट, इस जो हमने प्रॉब्लम अपनी बनाई हुई है, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा कि आप 4 kg तो टमाटो लिया और 2 kg पोटैटो लिया, ठीक है। इसमें और कोई भी आपका वैल्यू इसमें अब नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात कर रही हूँ कि जो आप लाओगे, इफ जो क्वांटिटी है इन नेचुरल नंबर्स, क्वांटिटी आपकी नेचुरल नंबर्स में ही होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे होल नंबर्स लिखती तब आपका 0 भी आ जाता, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिखा है और हमने पहली वीडियोस में समझा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है और होल नंबर्स क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है। होल नंबर्स में आपके वैसे 0 नहीं आते, बाकी सेम होता है सब कुछ। नेचुरल नंबर्स में आपका 0 नहीं आता, होल नंबर्स में 0 आता है, ठीक है। तो आपका फिर इस कंडीशन में सिर्फ ये वाली ही जो वैल्यू है वो ही सेटिस्फाई करेगी, बाकी ये जो है ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही आपका इसमें कॉन्सेप्ट है बुक में। जैसे आपका जो वो गेम लिखा हुआ है हुपला वाला, अगर आप चलो पहले थोड़ा बुक से सब पढ़ते हैं, इसी एग्जाम्पल को उन्होंने आगे कंटिन्यू करा है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो मे बी यू विल, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, मे बी यू विल ट्राई इट बाय कंसिडरिंग डिफरेंट केसेस। देखो डिफरेंट केसेस आपको जैसे इसमें बोला है ना कि फॉर एग्जाम्पल उसने 20 रुपीज टोटल खर्च करे हैं फेयर में, और एक राइड की कॉस्ट है 3 रुपीज और एक हुपला की कॉस्ट है
₹4 और टोटल ₹20 खर्च करें, तो आप कैसे कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लाइक हो सकता है उसने राइड एक ही लियो और बाकी के पैसों से हुपला खेला हो, या उसने राइड 2 बार लियो बाकी के पैसों से हुपला खेला हो। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाओगे इस केस में, ठीक है। तो इफ शी हैज 1 राइड, तो इज इट पॉसिबल, क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि उसके पूरे ₹20 खर्च हो जाए। तो इज इट पॉसिबल कि टू हैव 2 राइड्स एंड सो ऑन, आप इसमें केसेस बनाओगे। और यू मे यूज द नॉलेज ऑफ क्लास 9 टू रिप्रेजेंट सच सिचुएशन एज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आपने 9th क्लास में भी ये वाला चैप्टर पढ़ा था, ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि इन ऐसी प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के केस में कैसे फॉर्म किया जाता है। अभी हमने यहाँ पे फॉर्म करना भी सीखेंगे, ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया ही था। अभी यहाँ पर तो थोड़ा बहुत हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा मैसी सा हो गया है, मैंने इसमें अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। आप आई होप आप समझ जाओगे, थोड़ा सा मिस हो गया इसमें, बट अभी आगे जब डिस्कस करेंगे ना क्वेश्चंस, तब मैं थोड़ा क्लियर लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, लेट अस ट्राई दिस अप्रोच। ओके, सो डिनोट द नंबर ऑफ राइड्स। अब देखो इन्होंने उसको इक्वेशंस में कैसे फॉर्म किया है। अब आपको बताया हुआ था कि जो हुपला है वो आधा है, जितने बार उसकी राइड्स खेली हुई है उसने, जितनी बार उसने राइड्स झूली है, उसके आधा नंबर है वो हुपला उसने खेला है, ठीक है। तो डिनोट द नंबर ऑफ राइड्स दैट अखिला हैड बी एक्स, यानी एक्स क्या है, जितने नंबर ऑफ राइड्स उसने खेली उसको उन्होंने मान लो एक्स मान लिया, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज वाई, जितनी बार उसने हुपला खेला वो वाई। आपको 2 वेरिएबल्स में इसको फॉर्म करना है ना, तो आपको 2 चीज क्वेश्चन में गिवन ही होगी हमेशा। यहां पर इन्होंने x को लिया है राइड्स, जो x एक वेरिएबल होगा उसको उन्होंने राइड्स में कंसिडर किया, और y को क्या लिया है, हुपला। आपका हुपला जो है वो y है। नाउ द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशन। अब आप इसको 2 इक्वेशंस में कैसे फॉर्म कर सकते हो, ये देखते हैं। y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जो हुपला खेला है, y क्या है, हुपला की नंबर ऑफ टाइम्स उसने जितना हुपला खेला है वो जो है वो आधा है x टाइम्स का। यानी x अगर आपका मान लो, लेट सपोज x आपका 4 होता है, तो आपका y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ 4 विच इज 2, यानी 4 का आधा जो भी होगा वो 2 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। हाँ, तो y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और दूसरा क्या बोला, ₹20, जो आपके ₹20 है पूरा अमाउंट, इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। अभी 3x प्लस 4y कैसे आया, देखो इसको हम थोड़ा नोट पे समझते दोनों इक्वेशंस को। यहां पे मैं एक लाइन बना देती हूँ, ठीक है। जो आपका एग्जाम्पल है, जो आपका बुक में गिवन एग्जाम्पल है, उसको आप कैसे समझोगे, उसको आप कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कैसे फॉर्म करोगे। हमने यहाँ पे तो देख ही लिया था कि लेट्स x जो है उसकी नंबर ऑफ राइड्स है, नंबर ऑफ राइड्स ऑफ जाइंट व्हील। देखो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ राइड्स लिया, यानी कितनी बार उसने वो जाइंट व्हील की राइड झूली है। एंड y क्या लिया है, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, शी प्लेड हुपला, यानी उसने जितनी बार भी हुपला खेला ये उसका टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है। तो आपकी एक इक्वेशन तो क्या हमसे बन जाएगी कि y, यानी जितनी बार उसने हुपला खेला है वो बोला हुआ है कि वो राइड्स का आधा है, ठीक है। तो ये 2 जो है वो इधर इसके पास चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और सेकेंड इक्वेशन क्या बोली हुई, सेकेंड बात क्या बोली हुई थी वहां पे, कि उसने टोटल ₹20 जो है वो स्पेंड करे हैं। तो और जो राइड की कॉस्ट है, आपकी जो राइड की कॉस्ट बताई हुई थी वो ₹3 थी, और हुपला की कॉस्ट ₹4 थी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो है आपकी राइड की कॉस्ट है, उसने जितनी बार भी राइड्स झूली है, x जितनी बार भी राइड्स झूली है उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3 उसकी कॉस्ट है, प्लस 4 जो है हुपला की कॉस्ट, y यानी जितनी बार भी उसने हुपला खेला होगा उसको टोटल मिला के 20, यानी ₹20 आपको पूरे पूरे स्पेंड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो जाती है तो y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर मान लो उसने एक ही बार राइड झूली होगी, तो एक बार राइड झूली होगी तो यानी टोटल उसके ₹3 लगे होंगे, ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20 एंड 3 1 जा 3, तो जो ये 3 है वो इधर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3 इज 17,
तो देखो y की वैल्यू आ रही है कुछ 17/4 विच इज इन पॉइंट, यानी ये किस में आएगा, ये डेसिमल में आएगा, विच कांट बी पॉसिबल, कैन नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? अब y क्या है, देखो यहां पर देखो y क्या है, हुपला की मतलब नंबर ऑफ टाइम्स जितना उसने हुपला खेला, हुपला प्लेड, नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड। अब जो उसने खेला है ये कोई डेसिमल में थोड़ा ना आ सकता है, आपका ये कुछ लाइक 3 पॉइंट समथिंग थोड़ा ना ऐसा कोई हुपला खेलेगा कि भाई 3 पूरा पूरा खेल लो और आधा फिर बचा हुआ खेल लो, ऐसे नहीं होता ना। आपका जो ये y होगा वो मस्ट भी एक नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि ये 0 भी नहीं हो सकता कि उसने हुपला खेला ही है, ठीक है, तो ये भी बताया हुआ है। एंड जो ये है वो पॉइंट में भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर ऑफ टाइम्स है कि आपने कितनी बार वो खेला, ये पॉइंट में नहीं आ सकता, ये कोई एक नंबर ही आएगा। तो इस केस में ये यानी x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक है, इस केस में आपकी x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, यानी x की वैल्यू 1 नॉट पॉसिबल। अगर आप x को 2 रखोगे तो फिर क्या वैल्यू आएगी, यानी 3 2 यहाँ पे 3 2 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20 एंड 4y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 6 एंड 6 वहां चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा 14। यहाँ पे y की वैल्यू अब यहाँ पे 14/4 आ जाएगी, दैट नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे भी फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू को, जैसे यहाँ पे कंडीशन थी ना 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, अगर अब हम यहाँ पर, ठीक है, केस में x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, इस केस में 3 इंटू 3 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20 एंड यहाँ पे क्या आएगा 3 3 9 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20 एंड 4y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 20 माइनस 9 इज 11। देखो फिर से यहाँ पर जो y की वैल्यू है फ्रैक्शन में आ रही है, तो विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसे अब इधर क्या बन रहा है ना, आप केसेस करे जा रहे हो, लाइक यहाँ पे डिफरेंट केसेस हैं, आपके डिफरेंट केसेस है। अब यहाँ पे अगर आप x को 4 लेते हो तो ये 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है, एंड 12 अगर यहाँ पे जाएगा तो मेरे ख्याल से तब आंसर आ जाएगा इसका। अगर आप x की वैल्यू को 4 लो तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 3 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, तो 4y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 माइनस 12, जैसे 10 में से 2 गया 8 और ये बचा 1, तो हाँ देखो अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, अब y की वैल्यू 2। अब यहाँ पे y की एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है कि उसने हुपला 2 बार खेला होगा, अगर उसने ये राइट्स 4 बार ली होगी तो यहाँ पे क्या एक हमारा सॉल्यूशन आया, इसको हम जो हमारा एक आंसर आता तो हम उसको एक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इफ x इज इक्वल्स टू 4 देन y इज इक्वल्स टू 2, और देखो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी उसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाइड हो रही है। क्या थी फर्स्ट कंडीशन, कि जो y है होगा आपका हाफ ऑफ x होगा, तो y क्या है यहाँ पे x का आधा ही है, x अगर 4 है तो y यहाँ पे 2 है, और अगर आप जहाँ पे देखो इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, अगर आप x को 1 ले रहे हो तो y तो इसका आधा ही हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.5 वैल्यू आएगी नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं था। x की आपने वैल्यू 2 ली तो यहाँ पे y को 1 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 1 आ नहीं रहा, ठीक है, x को 3 लिया फिर y तो पॉइंट में आ जाएगा, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यानी x की कोई भी वैल्यू, यहां से आप एक चीज और सोच सकते थे कि x की वैल्यू कोई ना कोई इवन नंबर ही होगी, क्योंकि y भी कोई एक नंबर ही आएगा, y आपका एक नेचुरल नंबर आए, y जो है आपका एक नेचुरल नंबर आए तो आपको x को इवन होना ही पड़ेगा जो 2 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ वो तो y की वैल्यू पॉइंट में आएगी, और पॉइंट में आने वाली वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे आप एक कंडीशन एक चीज और सोच सकते थे, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में हम डील क्या करने वाले हैं, और इसकी रियल लाइफ में अगर आप इसको अप्लाई करो तो वो आप कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। ये हमने एक इससे समझ लिया अभी तो। अच्छा अब हम आगे देखते हैं, इसमें देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में क्या करा है, ठीक है। तो कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन, तो हम सॉल्यूशन इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूशन निकाला ना x इज टू 4 y इज टू 2, जरूरी नहीं है कि यही वाला एक वैल्यू पॉसिबल हो सकता है इसके और भी आगे पॉसिबल हो, बट जहां तक मुझे लग रहा है 20 के केस में ये और होगा नहीं, क्योंकि देखो अगर आप जैसे 20 रुपीज है ना, अब आपका वैल्यू छोटी है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर
3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20 में अगर आप x, अभी हमने x को 4 लिया, अगर हम x को 5 ले लेते हैं मान लो, तो y की वैल्यू क्या आती, विच इज 3 इंटू 5 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20 एंड ये 3 5 15 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर 4y की वैल्यू क्या हो जाती, 20 माइनस 15 इज 5। देखो y की वैल्यू अब यहाँ पे और छोटी आ गई 5/4, तो विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये भी चीज आपकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपकी ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो और भी छोटी हो जाती है। और जब आप इसको और भी लेके जाओगे ना, अगर आप यहाँ पे x को 6 रखोगे, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 6 लोगे और y की वैल्यू कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 3 इंटू 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे 4y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 माइनस ये चीज जो है यहाँ आ जाएगा 3 6 18। तो यहाँ पे 4y इज इक्वल्स टू 2 एंड y की वैल्यू क्या आ रही है, 2/4 विच इज हाफ, विच इज 0.5। ठीक है, हाफ आ रही है। तो देखो यहाँ पे जो कंडीशन 1 थी, कंडीशन 1 थी इज नॉट सेटिस्फाइड, इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड नहीं करी, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू तो 6 है बट y की वैल्यू 3 आनी चाहिए, बट ये 3 नहीं आके 0.5 आ रही है। तो ये वाली कंडीशन आगे आपकी वैलिड नहीं है। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू जो है ना, आप जितना आगे सॉल्व करोगे ना, आपकी वैल्यू नहीं आएगी, कंडीशन 1 सेटिस्फाई होगी ही नहीं। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट केसेस देख लिए। x की वैल्यू 6 पे, x की वैल्यू 6 के बाद आगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। 5 पे हमने देखा, 5 पे भी ये इक्वेशन आपकी नहीं बन रही थी, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू 4 पे ही ये इक्वेशन बन रही है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू जो 4 ली हमने, वहां पर ही आपकी ये कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई कर रही है और वहीं पे आपकी कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई कर रही है। और ये हमारा x की वैल्यू 3 पे था। ठीक है, तो इसको भी बॉक्स में कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका x की वैल्यू 3 पे, और यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 और 2 भी डिस्कस कर ली थी कि आपकी x की वैल्यू जो है वो 1 और 2 पे वैल्यू जो आंसर है आपका वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा इसको यहाँ पे कर देता है। ठीक है, अभी आपको दिख जाएगा साफ साफ। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6 पे आपकी वैल्यू पॉसिबल आगे है ही नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट केसेस लगा के देख लिए कि कहाँ कहाँ पे वैल्यूज आ सकती है। तो देखो ये तो हो गया आपका नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल, और वी कैन से दिस इज नॉर्मल, और वी कैन से जनरल और रैंडम मेथड। जनरल मेथड, आप इसमें हिट एंड ट्रायल, ये है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, आप कोई x की वैल्यूज डालते रहते हो, जो आपकी y की वैल्यू उस टाइम आती रहती है और जो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे वो आपके आंसर होगा। तो अगर आप पेपर में ऐसे करोगे तो आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप अगर रियल लाइफ में, रियल केस सिनेरियो में ऐसे आप वैल्यूज डालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अभी तो यहाँ पे वैल्यू फिर भी छोटी थी, 20 था सिर्फ, तो वैल्यू छोटी थी। आपके आगे जाके तो वैल्यू बड़ी भी हो सकती है ना, जरूरी थोड़ा ना हम हमेशा 20 रुपीज की शॉपिंग करें या 20 रुपीज ही फेयर में स्पेंड करके आए। हम तो यहाँ पे वैल्यू 1000 भी रख सकते थे। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर 3x प्लस 4y है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, जरूरी थोड़ा ना यहाँ पे 20 ही वैल्यू हो, कभी यहाँ पे तो 1000 भी हो सकती है। यहाँ पे जरूरी थोड़ा ना cos 3 और 4 ही हो, यहाँ पे तो 15 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है वैल्यू। तो ये मेथड था हिट एंड ट्रायल, जो आप इन जनरल यूजली आप इसको यूज नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे तो वैल्यू आप नहीं लगा पाओगे। तो इसी इक्वेशंस को कैसे हम फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और मतलब बिना टाइम वेस्ट करे, अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करे हुए कैसे हम इक्वेशंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए ही हम ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे और क्या क्या तरीके होते हैं आप इसको समझोगे। ठीक है, तो आपका मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन में इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो देयर आर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देयर आर 3 मेथड्स। आपके टोटल 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व
to solve a pair of linear equations. There are total 3 methods to solve a pair of linear equations in 2 variables. ठीक है, आपके 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल 3 मेथड्स हैं. कौन कौन से? पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड. पहला मेथड कौन सा आपका? ग्राफिकल मेथड. दूसरा मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड. तीसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, तो पहला है आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड. इसके बेस पे आपकी एक्सरसाइज है 3.1, इसके बेस पे आपकी एक्सरसाइज है 3.2 और इसके बेस पे आपकी एक्सरसाइज है 3.3. आप एक कॉन्सेप्ट समझोगे, फिर उस कॉन्सेप्ट को आप एग्जाम्पल्स में लगाओगे और फिर एक्सरसाइज में लगाओगे तो आपका ये मेथड क्लियर हो जाएगा. फिर ऐसे ही दोनों मेथड्स के साथ करोगे, दोनों मेथड को सीखोगे, एग्जाम्पल्स में लगाओगे, फिर एक्सरसाइज में लगाओगे तो आपके दोनों मेथड क्लियर हो जाएंगे. बहुत आसान से मेथड है, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं. जब आप इसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार इनको लिख लिख के देखोगे, लिख लिख के क्वेश्चन इनके सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज़ें दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगी. ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया. तो ये तो तीनों आपके मेन कॉन्सेप्ट चलने वाले हैं पूरे चैप्टर में. ठीक है, तो ये आपके मेन तीनों कॉन्सेप्ट चलेंगे. अभी हम फिलहाल जो सीखेंगे, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड सीखेंगे जो आपका स्टार्टिंग है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ज़्यादा ही नीचे चला गया. हाँ, ठीक है, तो बुक में चलते हैं पहले तो. ठीक है, तो बुक में सबसे पहले आपके दिया हुआ है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे किससे करें? ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन, जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. यानी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ऐसे भी कोई इक्वेशंस होंगी जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम उनको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं. तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स विच हैज अ सॉल्यूशन, उसको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं. तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में क्या फर्क है? इनकंसिस्टेंट में जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिसका सॉल्यूशन होगा उसको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं. बट इसी में एक तीसरा केस भी आता है, केस 3. केस 3 क्या होता है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच आर इक्विवेलेंट हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस. इसके बहुत सारे डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. डिपेंडेंट पेयर क्या होता है अभी वो आगे पढ़ेंगे. तो नोट दैट अ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट. ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट होता है बट इसको हम डिपेंडेंट कहते हैं. अच्छा, ठीक है, अभी हम इसमें जो एक यूनिक है नो सॉल्यूशन और ये. ठीक है, तो इसको पहले नोट पे समझते हैं. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, आपका पहला कॉन्सेप्ट आएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. तो पहला आपका होगा एक सेकेंड. ठीक है, तो हमारे जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में हमने ये चीज़ें पढ़ी, उसमें पेन लेते हैं. ठीक है, तो जो हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में हमने चीज़ें पढ़ी, पहला पढ़ा हमने कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कौन से होंगे? जिसका एक सॉल्यूशन होगा. इक्वेशन which have a solution, which have unique solution. unique solution का मतलब जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सिर्फ एक, कोई एनी वन
एनी वन, मतलब वन भी कह सकते हो, एक दो से ज्यादा भी सकते हो, तो जिसका यूनिक हो, सेम सेम से ना हो, तो वो होते हैं आपके कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एक ही होगा, यूनिक है तो मतलब एक ही होता है, जिसका कोई एक सॉल्यूशन हो आपके और ज्यादा ना हो, तो वो आपके कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है जो आप डिटरमाइन कर सको, कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, जिनको आप डिटरमाइन कर सको यानी आप उनको निकाल सको। ठीक है, वो होते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, दूसरा होता है कौन से, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस कौन से होंगे, जिस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, इक्वेशन विच हैव नो सॉल्यूशन, जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, उनको हम उसके जो सॉल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस कहते हैं, यानी उसका सॉल्यूशन आप निकाल ही नहीं सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी आप उसको निकाल ही नहीं सकते, वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं। अच्छा, अब इसकी तीसरी कैटेगरी में होता है डिपेंडेंट सॉल्यूशंस। डिपेंडेंट सॉल्यूशन, डिपेंडेंट सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जिनके इक्वेशंस, यहां पे लिखती हूं मैं, इक्वेशंस which have infinitely many solutions, infinitely many solutions, जिनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम डिपेंडेंट, उनके सॉल्यूशंस को हम डिपेंडेंट सॉल्यूशंस कहते हैं। और इसको आप फाइंड तो कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, बट ये बहुत सारे होते हैं। दीज सॉल्यूशंस आर, these solutions are never ending। आप इनको फाइंड तो कर सकते हो बट इसकी कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस इन टोटल, मतलब आप इनका टोटल निकाल ही नहीं सकते, ये बहुत सारे होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं। तो डिपेंडेंट सॉल्यूशंस जो है ना आपके, आर ऑलवेज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, डिपेंडेंट सॉल्यूशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। ये आपके सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट में तो आएंगे क्योंकि आप इनको फाइंड तो एटलीस्ट कर पा रहे हो ना, भले ही इनकी जो वैल्यू है वो मतलब बहुत सारे हैं ये कॉम्बिनेशन इनके, बट आप इनको फाइंड तो एटलीस्ट कर पा रहे हो ना, तो इसलिए ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस की कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन इनको आप अगर क्वेश्चन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो आप इनको डिपेंडेंट ब्रैकेट में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन लिखोगे, सिर्फ कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस नहीं लिखोगे। उसका रीजन मैंने बता दिया कि भले ही कंसिस्टेंट है लेकिन कंसिस्टेंट एक जो जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा आप उसको सिर्फ कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस में लिखोगे, लेकिन अगर जिनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है उनको आप डिपेंडेंट फिर ब्रैकेट में कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस करके लिखोगे। ठीक है, तो इसका तो ऐसे आ जाता है। अब हम एक बार जरा बुक में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बुक में जैसे कि हम इसमें देख पाएंगे, अभी हमने यहाँ पर यही चीज पढ़ी, वो चीज मैंने आपको बताई कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोला जाएगा। जिसके पेयर ऑफ लीनियर विच हैज अ सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन होगा उसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहा जाएगा। और जिसके बहुत सारे होंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, उसको हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही बोलेंगे। नोट दैट अ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट माना जाएगा उसको, बट उसको डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से देखेंगे सॉल्व करना। So we can now summarize the behavior of lines representing a pair of linear equation, two variable and existence of solution as follows. Okay. So the lines may intersect in a single point in case the pair of linear equation unique solution केस में। तो unique solution के केस में जब आप उसका ग्राफ बनाओगे ना, तो वो जो लाइंस होंगी ना वो कोई एक पॉइंट पे कट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दो लाइंस है, ये कट करेंगे इस पे, तो वो आपका यूनिक सॉल्यूशन में आएगा। और पैरेलल के केस में जो होगा वो नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट के केस में इन्फिनिटली या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट ऑफ सॉल्यूशंस। और आपको यहाँ पे
कुछ इक्वेशंस भी दिए हुए हैं और आप ये एक कोफिशिएंट मेथड है, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इसका ग्राफ जो है उसको पढ़ते हैं और ये चीज़ कैसे, जो लाइंस है ना, ये इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट, पैरेलल, ये चीज़ क्या लिखी हुई है इसको समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इसका ग्राफ समझाती हूँ लाइंस का। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका जो ग्राफिकल मेथड होगा वो, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, अभी आपने यहाँ पे 3 केसेस समझे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट का। डिपेंडेंट, अब ये जो तीनों के ग्राफ है मैं एक एक करके डिस्कस करती हूँ। पहला जो आपका आएगा यूनिक सॉल्यूशंस का। यूनिक सॉल्यूशन, अगर कोई जो इक्वेशन है, 2 इक्वेशन आपको हमेशा गिवन होंगी, आपको उसकी लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। वो भी हम आगे चल के सीखेंगे कि लाइंस को आपको कैसे ड्रॉ करना है। वो जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो हम उसको आगे डीप में समझेंगे कि ये लाइंस कैसे ड्रॉ करी जाएंगी। तो जब आप लाइंस को ड्रॉ करोगे ना ग्राफ में, तो जब दोनों को ड्रॉ करने के बाद यूनिक सॉल्यूशंस कैसे आपको पता चलेंगे। यूनिक सॉल्यूशंस का ग्राफ होता है ना, वो आपका हमेशा इंटरसेक्ट करेगा किसी ना किसी पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन है जो ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक लाइन है जो ऐसे आ रही है। ठीक है, आपने 2 लाइन फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई 2 इक्वेशन दी होगी आपको, लेट से ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल जो आपको उसमें दी हुई थी 3x + 4y = 20 एंड 2y = x, ये आपको क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में दी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल लेट से, मैं ये जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है, इसकी जरूरी नहीं यही लाइंस बने, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 इक्वेशन दी हुई है, आपने दोनों की लाइंस ड्रॉ करी, तो ये अब इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे ना नीचे, तो ये x का पॉइंट आ गया, यहाँ पर y का पॉइंट आ गया। लेट से ये x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे y की वैल्यू 4 है। तो आपका ये जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर 2,4, 2,4 कैसे, x का कोऑर्डिनेट पहले, y का कोऑर्डिनेट बाद में। तो 2,4 इज द ओनली पॉइंट, ओनली सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन होगा, ओनली सॉल्यूशन, या वी कैन से यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का नाम से ही आप समझ रहे हो कि ये यूनिक है, इसके जैसा कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये जो यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं उसकी जो लाइंस होती है, लाइंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशंस ऑलवेज इंटरसेक्ट, ऑफ यूनिक सॉल्यूशंस always intersect with each other, intersect with each other, ये लाइन हमेशा आपकी इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, दूसरा, इसलिए तभी इसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे टकराएंगी, तो वो एक पॉइंट पे टकरा के आपको पता चलेगा कि उस सॉल्यूशन का सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन है। देखो, अब आप ये लाइन को आगे फर्दर लेकर जाओगे ना, तो ये लाइन यहाँ से आगे आगे इतनी बढ़ती रहेगी, ये लाइन लाइक यहाँ से बढ़ेगी और ये यहाँ से बढ़ेगी और ये यहाँ से बढ़ेगी। तो अब ये जो लाइन है ना, ये जहां पर कट कर रही है यहाँ पर, ये इसके बाद अब कहीं और कट करेगी ही नहीं, ये और कहीं नहीं मिलेगी। जब आप इसको और भी लंबा करोगे ना, लाइक ये यहाँ से आप लंबा करोगे, इसको यहाँ से आप लंबा करोगे, और जब ये यहाँ से लंबा होगा, ठीक है, ये आप इसको आप बड़ा करोगे ना, तो ये लाइन और कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे से। सिर्फ यही पॉइंट था जहां पे उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, उसके बाद ये लाइन और कहीं भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं अभी लाइंस मिटा देती हूँ जो मैंने बना दी। ठीक है, तो अब दूसरा केस पढ़ते हैं हम नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है आपका। ठीक है, नो सॉल्यूशन का जो ग्राफ होगा ना, जब आपने वो जो कोई भी लीनियर इक्वेशन थी, आपने उसको पुट किया, ग्राफ बनाया उसका, तो मान लो एक तो ऐसे बन गई, एक आपकी जो इक्वेशन थी वो ऐसे बन गई और एक आपकी ऐसे बन गई।
आपने जब दोनों लाइंस को प्लॉट किया तो ये आपके ऐसे कुछ लाइंस बनी। ये आपका एक्स एक्सिस, ये तो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये आपकी लाइन है। फॉर एग्जांपल ये लाइन हो गई कोई से पॉइंट पे और ये लाइन इस पॉइंट पे हो गई। अब देखो ये लाइन कभी मिलेंगी जब इसको कितना भी लंबा कर लो, यहां से लंबा कर लो, नीचे वाली लाइन को लंबा कर लो, क्या कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है एक दूसरे से। और ये जो गैप है ना, ये जो गैप है इनका, ये एक कांस्टेंट गैप है। ये गैप जो है एक कांस्टेंट है। तो और जो लाइंस हमारी यहाँ पर वो पैरेलल है। तो जो लाइंस होंगी पैरेलल होंगी हमेशा, तो नो सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशंस which have no solution are always parallel to each other। पैरेलल लाइंस आप समझते हैं क्या होती है? जो बिल्कुल सिमेट्रिक होती है, जो एक दूसरे से पैरेलल होती है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दीज लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट इफ एक्सटेंडेड। मतलब आप इनको एक्सटेंड कर भी देते हो ना, तो भी ये लाइन कभी भी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये गैप जो है इनके बीच में हमेशा कांस्टेंट रहता है। और नो सॉल्यूशन इसका मतलब इसीलिए ये है क्योंकि जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन आएगा कहाँ से, ठीक है। तो ये आपका नो सॉल्यूशन का ग्राफ होता है। हमने नो सॉल्यूशन पढ़ लिया, यूनिक सॉल्यूशन पढ़ लिया। अब लास्ट होगा हमारा डिपेंडेंट सॉल्यूशन, जो हमने पढ़ा तीसरा, ये जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जिसके आपने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पढ़े उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपका जो कार्टेशियन प्लेन होता है इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका वो ग्राफ हो गया। आपने जब इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस के अगर लाइन को पुट करते हो और वो लाइंस कुछ ऐसी आ जाए, फॉर एग्जांपल एक लाइन तो आपकी ऐसी बन गई, ठीक है, और दूसरी लाइन जब आपने बनाई तो वो मतलब ये बिल्कुल इसी के ऊपर कोइंसाइड करती हुई बन गई। यानी आपने जब ये लाइन बनाई ना, एक लाइन तो ऐसी बनी और एक लाइन ऐसी बनी, तो जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन बिल्कुल जस्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट और ओवरलैप्ड विद ईच अदर। यानी ये ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे के ऊपर ही है। तो आप इसको जितना भी बड़ा करते जाओगे ना, तो ये लाइन कितनी भी बड़ी कर लो बट इनके सॉल्यूशन हमेशा आपके एक जैसे ही रहेंगे, क्योंकि लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। आप इसको कितना भी बड़ा कर लो, इस लाइन को इतना बड़ा कर लो, इतना बड़ा कर लो, कोई उसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसके यहाँ पे आपके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस होती है, या ओवरलैप कह लो, ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनके सॉल्यूशंस होंगे आपके काफी सारे होंगे। So that's why these solutions are dependent solution, dependent, consistent solutions। यानी ये सॉल्यूशंस आप भले ही निकाल सकते हो, सॉल्यूशन निकालने में कोई वो नहीं है कि आपका सॉल्यूशन मिल नहीं रहा, सॉल्यूशन जरूर आएगा बट वो बहुत सारे आएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो वो आपके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो यहीं पे हमने ये पढ़ लिया कि जो लाइंस हैं मे इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। यहाँ पे हमने सिंगल पॉइंट का पढ़ा कि यूनिक सॉल्यूशन के केस में कैसे जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट करती है एक सिंगल पॉइंट पे, और उसको आप क्या कहते हो, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे लाइंस पैरेलल होती है, दूसरे केस में लाइंस पैरेलल होंगी तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, तो इसलिए आप इसको क्या कहते हो, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस।
और तीसरा जो लाइंस कोइंसिडेंट होती है एक दूसरे के ऊपर ही होती है तो वो आपके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, जिसको आप डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हो। यहां पर मैंने डिपेंडेंट लिख दिया और ऊपर आप लिख लो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। यहां पे आप लिख लो कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, क्योंकि ये आपके कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस में आएंगे यूनिक सॉल्यूशन के, और ये जो आएंगे आपके इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। ये आपके इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के अंदर आएंगे, और वो वाला तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट के केस में आएगा। ठीक है, तो अब हम एक बार बुक में चलते हैं, बुक में देखते हैं फिर इसके आगे क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके तीनों के ना एक वो दे रखे एग्जाम्पल्स। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इन लाइन्स को प्लॉट करोगे ग्राफ में तो ये लाइन्स आपके इंटरसेक्ट करेंगे, द लाइन्स इंटरसेक्ट। ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक, ये ना इसमें इंक ढंग से चलती नहीं है पीडीएफ में, वहां नोट पे सही चलती है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड जो आपका दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन्स कोइंसाइड कर रही है, तो ये आपका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके। और ये जो है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन्स के पैरेलल है, तो ये पैरेलल होंगी तो क्या आएगा इसमें? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने इसको प्लॉट करके देखना होगा। प्लॉट करके मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लाइंस को प्लॉट करना सीखेंगे, और प्लॉट करके कैसे पता चलता है कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कौन सी लाइन कोइंसाइड करेगी, कौन सी लाइन पैरेलल होगी। तो वो हम जब प्लॉट करेंगे तब आपको दिख जाएगा कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है एक दूसरे से। ठीक है, अब ये एक कोफिशिएंट से भी कंपेयर करके निकाल सकते हो आप। एक तरीका होता है जैसे हम ग्राफिकल मेथड से देख सकते हैं, एक तो कि लाइंस कैसी हैं, सॉल्यूशन जो होंगे आपके कंसिस्टेंट आएंगे, इनकंसिस्टेंट आएंगे। ये एक आप अलजेब्रा के तरीके से भी निकाल सकते हो, इनके रेशियो को कंपेयर करके। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको पढ़ते हैं नोट पे जाके, ठीक है, एक कोफिशिएंट कंपेयर करके भी आप ये चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही करते हैं और ये थोड़ा समझते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका जो होता है कोफिशिएंट्स कंपेयर मेथड, मतलब एक तो आपका ग्राफिकल तरीके से अगर आप ग्राफ प्लॉट करके करोगे तब तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन है। अगर आप ग्राफ प्लॉट करके नहीं भी देखते हो ना तो भी एक तरीका होता है जो बहुत ही इजी है और बहुत ही फास्ट है। आपको ग्राफ प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट फटाफट से बता सकते हो कि ये सॉल्यूशन जो है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए तो आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेथड है ये आपको ये नहीं बताएगा कि सॉल्यूशन इस लाइन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा कौन सा। ये सिर्फ आपको ये मेथड सिर्फ आपको इतना ही बताएगा कि इसका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं यूनिक सॉल्यूशन के केस में। फॉर एग्जाम्पल पहले आपकी जो एक वो लिख लेते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, जैसे आपको जो बुक में ही दिया हुआ है वही वाला डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ठीक है, तो इसको यहाँ ले लेते हैं। तो आपका जैसे कोई भी दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल a1 x प्लस
B1 y इज इक्वल्स टू C1 और दूसरी आपको इक्वेशन दी हुई है A2x प्लस B2y इज इक्वल्स टू C2। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये तो एक नॉर्मल सी इक्वेशन की मैंने फॉर्म लिखी हुई है। A1 B1 यहाँ पे जो है ना, वेयर A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आर दी नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एक कोफिशिएंट है जो आपकी जो फॉर्म होती है ना एक्स और वाई के टर्म्स में होती है, बस वही है A1 B1 ये जो मैंने लिखा है ये सभी कोई नेचुरल नंबर है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो उस केस में जब आप रेशियोज कंपेयर करोगे इनके, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ठीक है। आप जब रेशियोज कंपेयर करोगे तो x का x के साथ ही कंपेयर करोगे, y का y के साथ ही कंपेयर करोगे और जो कांस्टेंट है उसका कांस्टेंट के साथ ही कंपेयर करोगे, अलग x का y के साथ या y का x के साथ नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मेथड आएगा यूनिक सॉल्यूशन के केस में कैसा होगा, जब आपका यूनिक सॉल्यूशन में करोगे तो उसमें होगा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। जब आपने A के कोफिशिएंट कंपेयर करे तो जो आपका वैल्यू आया वो B1 अपॉन B2 के अगर आपका इक्वल नहीं आया तो दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन यूनिक है। तो यानी लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरे केस में क्या होगा, आपका इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन के केस में क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। जब आपके तीनों रेशियोज इक्वल आते हैं तो आपका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो यानी इसका मतलब होगा लाइंस कोइंसाइड, यानी जो आपकी लाइन है वो कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे को, यानी उसके ऊपर ओवरलैप्ड होंगी, क्योंकि देखो आपके तीनों रेशियोज बराबर, तो यानी लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, तो आपके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब आपका नो सॉल्यूशन में क्या होगा जी, आपका कोफिशिएंट होगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो उसके केस में क्या होगा, लाइंस आर पैरेलल, यानी आपकी लाइंस जो है वो पैरेलल है। जब आपके A1 अपॉन A2 यानी A के जो x के जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के तो बराबर है, बट जो कांस्टेंट है उसके रेशियो के इक्वल नहीं है, तो आपकी लाइंस पैरेलल है, यानी उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपकी लाइंस कोइंसाइड करते हो तो तीनों के रेशियो बराबर होंगे, और अगर आपके दोनों ही रेशियो इक्वल नहीं आएंगे तो वो आपका यूनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये आपके जो रेशियोज होंगे वो रेशियोज कौन से होंगे, वो कोई भी जो आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स और वाई के टर्म्स में वही होंगे। A1 अपॉन A2, देखो जैसे ये आपको कुछ भी आपको दो इक्वेशन दी हुई है तो आपने A1 अपॉन A2 करोगे, इसका B1 अपॉन B2, उसका C1 अपॉन C2। अगर पहले तो A1 और B1 को एक्स और वाई के कंपेयर करोगे रेशियोज, अगर वो पहले ही इक्वल नहीं आए तो यानी आपको उसके आगे C के निकालने की जरूरत नहीं होगी, वो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन में आएगा। लेकिन अगर आपने करा और आपके ये इक्वल आ जाते हैं तो फिर आप C का निकालोगे, और C के साथ भी करा और अगर आपका C के साथ भी वो इक्वल आ जाता है तो यानी लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है। और अगर आपने इक्वल इन दोनों का इक्वल आया और फिर आपने C के साथ इक्वल करा और वो इक्वल नहीं आया, वो अनइक्वल आया, तो यानी आपकी लाइंस पैरेलल है, उसकी सॉल्यूशन नहीं है, ये नो सॉल्यूशन आएगा फिर, ठीक है। तो आज हमने काफी कुछ डिस्कस किया, वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, पहले बुक से देख लेते हैं, फिर जो आज हमने डिस्कस किया वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वो एग्जाम्पल्स करेंगे और ग्राफ्स को कैसे प्लॉट करना है वो देखेंगे। देखो इसके बाद जो है एग्जाम्पल्स आपके कि एग्जाम्पल्स आपको कैसे ड्रॉ करना है, 2 एग्जाम्पल है फिर आपकी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अच्छे से कि लाइंस को प्लॉट कैसे किया जाता है ग्राफिकली, वो एकदम डिस्कस करेंगे। और अभी जो फिलहाल हमने करा है उसको एक बार बुक से कर लेते हैं। तो देखो जो आपके 2 पार्ट्स दिए हुए थे, 3 पॉइंट दिए हुए थे ऊपर, कि जो आपको लाइंस का पेयर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल जो आपकी दोनों इक्वेशन दी हुई है वो ये है, तो अगर आपने A1 अपॉन A2 करा, A1 अपॉन A2 यानी x के कोफिशिएंट्स को
करा रेशियो में, तो विच इज यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो विच इज 1/3। फिर बी के करा, बी है -2 और यहाँ पे 4, -2 और 4 कितना आता है 1/2। तो देखो ये तो यहीं पे ही इक्वल नहीं है, तो ये आप डायरेक्ट लिखोगे, इसमें सी के निकालने की जरूरत होगी ही नहीं, आप डायरेक्ट लिखोगे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यानी ये यूनिक सॉल्यूशन होंगे इनके। ठीक है, यहाँ पे लिखा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हमने डायरेक्ट कर लिया ये इक्वल है नहीं, तो यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है और इनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अगर आप यहाँ पे सी का निकालना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे 0 दे रखा है और यहाँ पे -20 इस साइड है, आप इसको उस साइड लेकर जाओगे तो आपका 20 आएगा, विच इज 0/20। ये इन्होंने इधर से ही ले लिया। अगर आप इसको इधर भी लाके देख सकते हो, अगर आप इज इक्वल्स टू के इस साइड देख रहे हो तो दोनों फिर इज इक्वल्स टू के इस साइड ही देखोगे। अगर आप इज इक्वल्स टू के राइट साइड देख रहे हो तो आप दोनों फिर उसी साइड के देखोगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 0 को तो इधर लाओ या उधर लाओ, -0 तो 0 ही होता है, विच इज दिस। तो आपके इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या करा है, जैसे सेकंड में आपको ये दो इक्वेशन दे रखी है, आपने ए के जो यानी एक्स कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या है 2/4, 2/4 इज 1/2, 3/6 यहाँ पे करेंगे तो विच इज ऑल्सो 1/2। अब देखो ये यूनिक सॉल्यूशन के कैटेगरी में तो आया नहीं क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। अच्छा, फिर आप सी का निकाल के देखोगे, सी का क्या है -9 -18, ये दोनों इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे ही है, तो आपके दोनों इज इक्वल्स टू के फिर लेफ्ट साइड ही होने चाहिए। और अगर आप एक इज इक्वल्स टू के उधर साइड पे ले रहे हो और एक राइट साइड वाला ले रहे हो, एक लेफ्ट साइड वाला ले रहे हो, तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, आपको या तो दोनों इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड वाले लेने हैं या इज इक्वल्स टू के राइट साइड वाले लेने हैं। तो ये दोनों लेफ्ट साइड है तो हम ये दोनों को ले लेते हैं, -9 -18, तो ये आप काटोगे तो ये भी 1/2 आएगा। तो देखो तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो यानी लाइन जब आपके ये तीनों कोफिशिएंट इक्वल आ जाता है तो आपकी कोइंसिडेंट लाइंस होती है और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या है आपका x/, ये आपकी दो इक्वेशन दे रखी है तो आप इनको करोगे विच इज 1/2 एंड इसको करोगे 2/4 एंड इसको करोगे 4/12। ये तो 1/2 आ रहा है, इसको आपने करा तो ये भी 1/2 आ रहा है। फिर आप सी के कोफिशिएंट के साथ करोगे तो ये 1/3 आ रहा है यहाँ पर, तो 1/3 आ रहा है, तो ये दोनों तो इक्वल बट ये इक्वल नहीं आ रहा, तो यानी इस ये वाली केस आ गई तो यानी ये लाइंस पैरेलल है, इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने इस टेबल से पढ़ा, तो फ्रॉम द टेबल यू कैन ऑब्जर्व दैट इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ए, देखो A1x प्लस ये आपकी वही जनरल फॉर्म लिखी हुई जो मैंने वहां लिखी थी। अगर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो आपका ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। कोइंसिडेंट लाइंस के केस में तीनों रेशियोज आपके इक्वल आएंगे और पैरेलल के केस में आपका एक रेशियो तो इक्वल आएगा बट दूसरे के साथ जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप चीज रिवाइज करके आना। इनफैक्ट द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ लाइन, यहाँ पे इसका कन्वर्स भी ट्रू है एंड यू कैन वेरीफाई देम बाय कंसिडरिंग सम मोर एग्जांपल्स बाय योरसेल्फ। अब इसके जो एग्जांपल्स करके हम कल देखेंगे, सारी चीजें उसको समझेंगे। ठीक है, तो हमने कोफिशिएंट के थ्रू इसको करा और ये पढ़ा हमने आज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये राइट से हमने छोटी चीजें समझी। ठीक है, तो आज हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जो कोफिशिएंट कंपेयर मेथड है हमारा, जो कोफिशिएंट कंपेयर करा हमने वो यही था कि आपकी इक्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल A1x प्लस ये आपकी कोई दो इक्वेशन दे रखी है, आपको क्या करना होगा कोफिशिएंट कंपेयर करोगे A1 B1 C1 करके। अगर आपका पहले ही जो A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आता तो यानी आपका डायरेक्ट लिखोगे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है और यूनिक सॉल्यूशन है। अगर आपने कंपेयर करा A1/A2 B1/B2 तो ये इक्वल आ गया, फिर इक्वल के लिए आप सी का भी इक्वल करोगे तो देखा सी तो इक्वल आ ही रहा है। अगर सी इक्वल आ रहा है तो लाइंस कोइंसाइडिंग है और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, और अगर आपका सी के साथ इक्वल नहीं आता तो आपकी लाइंस पैरेलल है। तो ये तो कोफिशिएंट कंपेयर से आपने फाइंड आउट कर लिया कि लाइंस कैसी है, और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट भी आप लिख सकते हो। ये हमने ग्राफ से देख लिया था कि ग्राफिकल मेथड से जब आप अगर लाइन प्लॉट करोगे, जो हम कल सीखेंगे कैसे लाइन प्लॉट की जाती है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन में आपकी जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी और ये जो होगा ओनली सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इस केस में ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो लाइंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशंस की आपकी ऑलवेज इंटरसेक्ट करेगी। नो सॉल्यूशन के केस में, जिसको आप इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस भी कहते हो, वो लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो दीज लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट इफ एक्सटेंडेड। आप इसको एक्सटेंड भी कर दोगे ना तब भी ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, फिर थर्ड हमने डिस्कस किया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में क्या था कि ये जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे से कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे पे ही ओवरलैप करेंगी। सो इसकी वजह से जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइटली आएंगे, क्योंकि हम एक लाइन को तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं।
तो आपकी जो दैट्स वाई दिस सॉल्यूशंस आर डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। इससे पहले हमने सॉल्यूशन से डिस्कस किया कि कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट सॉल्यूशंस किसको कहते हैं, जिनको यूनिक सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है क्योंकि हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंट वाले सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में होते हैं जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, और डिपेंडेंट सॉल्यूशन आपके वो होते हैं जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि आप इनको कंसिस्टेंट तो होंगे, ये हमेशा कंसिस्टेंट होंगे क्योंकि आप इसको निकाल सकते हो, बट इनकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फिर हमने इससे पहले डिस्कस किया कि देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड होंगे, वो 3 मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, जो जिसके बेस पर आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। और उससे पहले हमने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि इसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो क्या है। ठीक है, बुक में भी हमने यही सभी डिस्कस किया था कि कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, फिर ग्राफिकल मेथड से सब कुछ डिस्कस किया। कल हम एग्जाम्पल्स और कैसे लाइंस को प्लॉट किया जाता है वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब सब कुछ रिवाइज करके आना, ठीक है, ताकि आगे जाके आपको सब कुछ समझ में आए नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो ठीक है, बाय।